नमस्कार सभी को। मैं सुनंदा रानी, प्रवक्ता डाइट मंडी। आज मैं आपको लेखन कौशल के बारे में विस्तार से बताऊंगी। इसके अंतर्गत अर्थ, महत्व, प्रगतिगत विशेषताएं, विधियां, सावधानियां, गुण, दोष, सोपान एवं उद्देश्य, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले अर्थ। भाषा के मुख्यतः दो आधार माने जाते हैं। एक है मानसिक आधार, दूसरा है भौतिक आधार। मानसिक आधार के अंतर्गत हम अपने मन में जो चलने वाले विचारों को, मनोवेगों को, अनुभवों को साझा करते हैं। मानसिक आधार हमारा सबसे प्रमुख आधार है। हम जब सोचते हैं, कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसके बाद जाकर के हम लेखन को अंजाम देते हैं, लिखते हैं, वो लिखित अभिव्यक्ति को अंजाम देते हैं। दूसरा है भौतिक आधार, ध्वनियां। जब तक भाषा में ध्वनियों का निहित नहीं होगा, जब ध्वनियां नहीं होंगी तो भाषा हमारी सार्थक नहीं होगी। तो कहते भी है कि जब ध्वनियां होंगी तभी भाषा, तभी शब्द बनेंगे, अक्षर बनेंगे, शब्द बनेंगे, तब जाकर के हम जो है अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। जब मुख से ध्वनियों का उच्चारण होता है तब उसे भाषा का मौखिक या उच्चारित रूप कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब मुख से हमारी ध्वनियां निकलेंगी, जिस तरह से मेरी मुख से ध्वनियां रूपी ध्वनियों के साथ शब्द बन के निकल रहे हैं और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, लेखन कौशल का अर्थ बता रही हूँ, उसी तरह जब मुख से ध्वनियों का उच्चारण होता है बच्चों, तब उसे भाषा का मौखिक या उच्चरित भी बोल सकते हैं, उच्चारित रूप कहते हैं। जब ध्वनियां विशेष रूप से चिन्हों के रूप में लिखी जाती है तब लिखित भाषा का रूप धारण होता है या धारण करती है। जब इन्हीं ध्वनियों को हम जब लिखित रूप में, लेखन के रूप में, लिखित रूप में इसको प्रस्तुत करते हैं तो ये लिखित भाषा बन जाती है। और जब इन्हीं ध्वनियों को मुख के अवयवों के साथ मिश्रित करते हैं तब ये मौखिक अभिव्यक्ति बन जाती है। लिखित भाषा का रूप धारण होता है, फिर भाषा ही ज्ञान के भंडार को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचाती है। जैसे मैं ध्वनियों के सहायता से शब्द बनकर मेरे मुख से जो भी वाक्य या जो भी विचार या जो भी पठन वस्तु या पाठ्य वस्तु निकल रहे हैं और यहाँ पर रिकॉर्ड होने के बाद आप तक पहुंच रही हैं, ये ध्वनियों के द्वारा ही पहुंच रही है। अगला है लेखन कौशल का महत्व। विभिन्न कार्यालयों में मैं एक सरल शब्दों में कहूंगी कि जब तक आप लेखन कौशल में निपुण नहीं होंगे तो बहुत सारे जो लिखित सामग्री है, जो दस्तावेज है, उनको प्राप्त करने में और लिखने में आप असमर्थ होंगे। आपको एक प्रार्थना पत्र या कोई लेख या कोई कहानी या कोई कविता लिखने को कहा जाए तो आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आप लेखन कौशल में निपुण नहीं हैं। लेखन कौशल में निपुण व्यक्ति वो होता है जिसके अंदर विचार करने की शक्ति अच्छी होती है, चिंतन मनन करने की शक्ति होती है, उसके अंदर अनुभव बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो लेखन कौशल को अंजाम दे सकता है। विभिन्न कार्यालयों में एक दूसरे के साथ कार्य व्यापार करने तथा दूरस्थ व्यक्ति को, जो दूर बैठा व्यक्ति है, उसके लिए संदेश भेजने के लिए लिखित भाषा का सहारा लिया जाता है। तात्पर्य यह है बच्चों कि बहुत सारे कार्यालय जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर आपको जब तक लिखना नहीं आएगा, आजकल मान लो कंप्यूटर का ज़माना है, वो अलग बात है कि जब तक लिखना नहीं आएगा तब तक आपको वो सारे काम आपके दुरुस्त नहीं होंगे। व्यापार में जब व्यापार करना है, आपने दुकानदारी करनी है, कुछ भी करना है, तो लेन देन का हिसाब किताब सारा कुछ क्या है, लेखन में ही होता है। लिखित रूप में ही स्थायी रूप से आप उसको लिख करके रख सकते हैं। जो दूर बैठा व्यक्ति है उसके लिए संदेश भेजना है, चिट्ठी भेजनी है या फिर टेलीग्राम करना है, तो वो भी लिखित भाषा का ही सहारा लेता है। बिना लिखित भाषा के ये सारे जो दूर की बातें हैं, दूर आपने किसी को संदेश देना है कि कोई लिखित सामग्री आपने प्रस्तुत करनी या भेजनी है,
वो सब जो है लेखन कौशल के निपुण होने पर ही ये सब संभव है। विभिन्न विद्यार्थी के विभिन्न पुस्तकों से पाठ्य सामग्री एकत्रित कर के लेखन कौशल का या लेखन कौशल द्वारा उसे संगठित करता है। कहने का तात्पर्य है कि विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक से या पाठ्य सामग्री से बहुत सारे जो है मतलब पाठ्य बिंदुओं को एकत्रित करके लेखन द्वारा उसे संगठित कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, छोटे छोटे नोट्स बना सकता है जो कि आप उसको परीक्षा में काम आएंगे। लेखन कौशल जो है सबसे पहले तो हम जब परीक्षा में बैठते हैं तो परीक्षा जो हमारी क्या है लेखन कौशल पर ही निर्भर है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप उस पर कुछ अंकित नहीं करेंगे, तो सारे प्रश्नों का उत्तर सही से जवाब नहीं देंगे, तो आपका जो परिणाम है सफल नहीं होगा, सफलतापूर्वक आपका परिणाम प्राप्त नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि लेखन कौशल के बिना आप एग्जाम में यानी कि मतलब परीक्षा में भी बहुत मुश्किल से सारे प्रश्न क्या कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे लेखन कौशल में बिल्कुल निपुण नहीं होते, वो जो है परीक्षा में फिर सफल नहीं होते। परीक्षा द्वारा विद्यार्थियों के शिक्षण तथा योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। जब परीक्षा होती है तो जब लेखन के द्वारा परीक्षा में बच्चा अपने सभी प्रश्नों के उत्तर सही से देता है तो उसकी योग्यता तथा मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे में कितनी योग्यता है, कितना इसने प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिखे हैं, और अच्छे से लिखे हैं तो इसका मूल्यांकन करके उसमें उसके नंबर कैसे आए हैं, अवलोकन, आकलन, सब के सब जो है ये जो परीक्षण करने के जितने भी ये जो पक्ष है वो सारे लेखन क्रिया पर ही या लेखन कौशल पर ही निर्भर रहते हैं। लगभग सभी शिक्षण विधियां लेखन कौशल पर आधारित हैं। जितनी भी शिक्षण विधियां हैं वो लेखन कौशल पर ही आधारित है। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, हमारे इतिहास में झांक के देखिएगा, जितने भी हमारे अभिलेख है, साहित्य है, गद्य है, पद्य है, कविताएं हैं, कहानियां गद्य पद्य में सारे आ जाती हैं, वो सारे के सारे पौराणिक कथाएं हैं, वो सब लेखन के द्वारा संचित की गई है और उनकी संचित की गई धरोहर हम आज तक पढ़ पा रहे हैं। और हमें इतिहास में या ऐतिहासिक जो भी साहित्यों का पता चलता है कि इस सन में छायावादी कविता कहाँ कब किसने लिखा है ना, ये सब पता लग जाता है। आधुनिक काल, छायावाद, ये सब पता लग जाता है कि हमारे कवि कितने मतलब प्रसिद्ध थे, हमारे कहानीकार कितने प्रसिद्ध थे, हमारे उपन्यासकार कितने प्रसिद्ध थे, उन्होंने कौन कौन सी कहानियां लिखी, कौन कौन से उपन्यास लिखे, कौन कौन से निबंध लिखे। ये सब हम लेखन कौशल के द्वारा ही पढ़ सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। कंप्यूटर जैसी आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उसमें लेखन कौशल अनिवार्य है। आज मानते हैं कि तकनीकी का ज़माना है, तकनीकी के ज़माना आने पर लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, बहुत सारी ऐसी तकनीकी वस्तुएं आप मतलब इस आधुनिक काल में आ चुकी हैं। फिर भी लेखन कौशल का अपना ही स्थान है, इसलिए लेखन कौशल उसमें भी ज़रूरी है। कंप्यूटर में भी लिखते हैं, मोबाइल में भी लिखते हैं, लिखना सब जगह है। वो अलग बात है कि आज लिखने की गति तेज़ हो गई है, पहले लिखने की गति थोड़ी धीमी थी, संदेश पहुंचाने की गति धीमी थी, आज वो गति तेज हो गई है। तकनीकी का जो आधुनिकीकरण हुआ है, इस कारण लिखने की गति तेज हो गई है, अन्यथा लिखना ज़रूरी है, लिखना तो पड़ता ही है हमें। कंप्यूटर जैसी आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उसमें लेखन कौशल अनिवार्य है। कार्यालय के रिकॉर्ड, फैसले, नियम, विशेषकर कोर्ट कचहरी के काम लिखित भाषा में ही करने पड़ते हैं। आपने देखा होगा, आप कोर्ट कचहरी ही नहीं, आप पटवारी के पास जाते हैं, आप तहसील में जाते हैं, आप नगर निगम के पास जाते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको प्रार्थना पत्र लिख करके देना होता है। बहुत सारे बच्चों को प्रार्थना पत्र लिखना ही नहीं आता, उनको पता ही नहीं है कि वो लेखन कौशल में कुशल नहीं है। इस कारण वो वहाँ पर उन कार्यालयों में जा करके मात खाते हैं। वहाँ पर उनको पता लगता है कि इसके बारे में वो बोलते हैं कि आप प्रार्थना पत्र लिखिए, आपको जो भी शिकायत है, जो भी आपको काम कराना है, तो बच्चे नहीं कर पाते।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि कार्यालय के रिकॉर्ड, आप कल को अध्यापक बन जाएंगे तो कार्यालय में जितना भी रिकॉर्ड है, जितना भी जो भी आपके अभिलेख है, मान लो आपके एडमिशन विड्रॉल हो गया, बहुत सारे ऐसे RMSA और SSA से बहुत सारे ऐसे आपको फंड मिलते हैं, उनका रिकॉर्ड रखना, उनका सारा क्या है आलेख को संचित करना, ये सब लेखन कौशल द्वारा ही, लेखन के द्वारा ही क्या है संभव है। बड़े बड़े फैसले कोर्ट कचहरी में या फिर कहीं भी फैसले सुनाते हैं तो मौखिक नहीं होता वो फैसले सुनाने के लिए लिखित रूप से एक दूसरे का क्या है दस्तखत करके बाकायदा प्रार्थना पत्र लिख के बाकायदा कुछ लिखित रूप से उस पर लिख करके क्या है फैसले किए जाते हैं। नियम विशेषकर कोर्ट कचहरी में जाओ आप तो वहाँ पर सारे लिखित दस्तावेज ही होते हैं, लिखित रूप में ही आपको सारा कुछ, कहते हैं ना आपके पास क्या प्रूफ है, बोलते हैं क्या है आपके पास, तो लिखित होगा तो आपके पास है, अगर मौखिक तो कुछ नहीं चलता है। आपने किसी को किराए पर रखना है, किसी को कुछ लीज पर देना है, कोई होटल देना है, कमरा देना है, किराए पर देना है, तो वो भी तहसील में जा करके उसका भी लिखित रूप में कागज बनते हैं, पेपर बनते हैं, तब जा करके उसको दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि लेखन कौशल का हमारे व्यवहारिक जो जीवन है उसमें विशेष महत्व है। लेखन की प्रगतिगत विशेषताएं, अनुकूल वातावरण का निर्माण। कहने का मतलब है लेखन कौशल को जब हम विकसित करते हैं बच्चे में तो सबसे पहले क्या है, अनुकूल वातावरण होना चाहिए। बच्चों को लिखना सिखाने में अनुकूल वातावरण होना आवश्यक है। यह वातावरण बच्चों की मानसिक प्रवृत्तियों के अनुसार होना चाहिए, उनकी मानसिकता के अनुरूप, उनके स्तर के अनुरूप होना चाहिए। प्राय देखने में आया है कि बच्चों को खिलौनों तथा विभिन्न रंगों के प्रति विशेष आकर्षण होता है। कहने का तात्पर्य है कि बच्चे रंगीन चीजों की तरफ एकदम से आकर्षित होते हैं, देखते हैं कि ये रंगीन चीज क्या है, उसमें जिज्ञासा, उनमें क्या है जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। बच्चों को यह स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि स्वयं खिलौनों और चित्रों को स्पर्श करें, उनसे खेलें तथा उन्हें उठाकर रखें। इनसे उनमें निरीक्षण शक्ति का विकास होगा। बच्चे उसको स्पर्श द्वारा देखेंगे कि ये उठा हुआ है, चपटा है, इसके अंदर कैसी उसको स्पर्श करके उतार चढ़ाव के बारे में, खिलौने के बारे में जान जाएंगे, तीखा है सीधा है, ये सब जानेंगे। इसके बाद ही बच्चे क्या है, उंगलियां तथा मांसपेशियों में उचित संतुलन विकसित होगा। जब ये चीजें आप करने के लिए स्वतंत्र रूप से बच्चों को छोड़ देंगे तो उनमें जो उनकी उंगलियों तथा मांसपेशियों में उचित संतुलन विकसित होगा और उनकी गत्यात्मक योग्यता विकसित होगी। यदि खिलौनों, चित्रों तथा चार्टों के नीचे उनके नाम लिख दिए जाएं तो यह बहुत उपयोगी होगी। जैसे आपने खिलौने बनाए हैं, मान लो उसमें हाथी बनाया तो हाथी के खिलौने मतलब उसके तस्वीर के नीचे हाथी लिख दिया तो बच्चे थोड़ा सा पहचानने लग जाएंगे कि इस खिलौने के नीचे ये चीज़ लिखी है। तो धीरे धीरे जब आप उसको पढ़ना सिखाएंगे तो वो आसानी से पढ़ पाएंगे। दूसरा है रेखा खींचने का अवसर तथा प्रदान करना। इस क्रिया के अंतर्गत बच्चों को चौक, पेंसिल या कोयले से टेढ़ी या सीधी रेखाएं खींचने के लिए प्रेरित किया जाता है। कहने का मतलब यह है बच्चों की गांधी जी ने भी कहा है कि लेखन की प्रवृत्ति को विकसित करना हो अगर बच्चे के अंदर तो सबसे पहले रेखा द्वारा, रेखा चित्र वाला, रेखाएं सिखाए, रेखा चित्र। बच्चा जैसे भी रेखा खींचता है उसे खींचने दीजिए। कापी के 1, 2, 3, 4 जितने भी पेज वो करता है उसको रेखा खींचने दीजिए। इससे क्या है, उसकी जो उंगलियों की मांसपेशियां हैं वो क्या हो जाती है, विकसित भी हो जाती है और सुदृढ़ भी हो जाती है। उसकी मांसपेशियां मतलब कांपने नहीं लगती है, बैठ जाएगी, लिखने लग जाएगा वो बच्चा। ठीक है। अगला है अक्षरों या हवा में अक्षरों का आकार बनाना। गत्यात्मक शक्ति के विकास तथा अक्षरों की शुद्ध बनावट के विकास के लिए बच्चों से कहा जाता है कि वे हवा में अक्षरों की आकृति बनाएं। ऐसा करने से वे अक्षर लिखने में अभ्यस्त हो जाते हैं और उनकी लेखन कला में सुधार आ जाता है। ठीक है। अगला है रेत या मिट्टी पर अक्षर बनाना। रेत या मिट्टी पर अक्षर बनाने का तात्पर्य ये बच्चों कि बच्चों को यह प्रेरणा दी जानी चाहिए कि वे अपनी उंगलियों से रेत अथवा मिट्टी पर अक्षरों के आकार बनाएं। इसके लिए अध्यापक को सर्वप्रथम ब्लैक बोर्ड
पर बड़े बड़े अक्षर लिखने चाहिए। बाद में किसी चौकी पर चौकी या खेत अथवा मिट्टी फैलाकर, खेत पर मिट्टी फैलाकर बच्चों को अक्षर बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मोटे बीजों से अक्षर की आकृतियां बनाना। तात्पर्य यह है कि अध्यापक को मोटे बीज जैसे चने के बीज, राजमा के बीज, मक्की के बीज, ऐसे बीज बच्चों से मंगाने के बाद जो क की आकृति है, जो वर्णमाला है, उसकी आकृति अध्यापक बच्चों को फर्श पर रख करके या फिर डेस्क पर रख करके बच्चों से या किताब पर या कापी पर रख करके उनसे आकृति बनाने के लिए कह सकता है और बच्चों को सिखा सकता है। लेखन की विधियां। मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी ने लिखना सिखाने में, मॉन्टेसरी का कहना है कि लिखना सिखाने में आंख, कान और हाथ तीनों के समुचित प्रयोग पर बल दिया है। कहने का मतलब है आंख, कान और हाथ तीनों क्या है, सक्रिय होना चाहिए अगर लिखना सिखाना है तो। उसके मतानुसार पहले ब्लॉक को लकड़ी अथवा गत्ते या प्लास्टिक के बने अक्षरों पर उंगली फेरने को कहा जाए। यानी कि बच्चे को या तो लकड़ी के ब्लॉक बनाकर, गत्ते या प्लास्टिक के अक्षर बनाकर उस पर उंगली फेरने के लिए कहा जाए। फिर उन्हें पेंसिल को उन्हीं अक्षरों पर घुमाना सिखाया जाए। यानी कि कहने का मतलब जो ब्लॉक बनाए हैं गत्ते के या फिर लकड़ी के बनाए हैं, उसी के ऊपर पेंसिल फेरने के लिए कहा जाए। पेंसिल प्राय रंगीन होनी चाहिए। रंगीन पेंसिलों से ऐसा होता है कि बच्चे को कहाँ उसने पेंसिल फेरी है वो उसका मालूम हो जाएगा। इसी प्रकार ब्लॉक अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर उन्हें लिखना सिखाना चाहिए और उस तरह से बच्चा जो है सीख जाता है। बार बार जब वो गत्ते से बने हुए जो अक्षर है उस पर बार बार पेंसिल फेरेगा तो बच्चा जो है सीख जाएगा कि कैसे लिखा जाता है, क को कैसे लिखना है, ख को कैसे लिखना है। अगला है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक का अनुकरण करते हैं या अनुकरण करते हुए लेखन कौशल का विकास करते हैं। इस विधि में अध्यापक बच्चे की स्लेट या तख्ती या कापी में वन लिख देता है। बच्चे उसे लिखे हुए वन के ऊपर स्याही के साथ या पेंसिल के साथ कलम चलाते हैं या पेंसिल चलाते हैं। तात्पर्य यह है कि आज ना तो स्लेट है, ना ही तख्ती है, ना ही स्याही है, आज कापी और पेंसिल है। तो अध्यापक क्या करता है इसमें कापी के एक कोने पर जो है बड़े बड़े अक्षरों में वर्णों को लिखता है और बच्चों को कहता है कि इसी के डॉट में लिखेगा या फिर बिंदु लगा करके लिखेगा, इसी के ऊपर पेंसिल फेरने के लिए कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि आज हमारे पाठशालाओं में वर्क बुक आ गई है। वर्क बुक आ गए तो वर्क बुक के अंतर्गत ये सारी चीजें दी गई हैं और अध्यापक का काम सिर्फ इतना है कि वो अच्छे से इस वर्क बुक में दिए गए वर्णों का बच्चों को सिखाए, वर्णों को बच्चों को सिखाए और अभ्यास कराए ताकि बच्चा क्या है लिखना सीख जाए। पेस्टोलॉजी की रचना विधि। इस विधि के अंतर्गत सरलता से कठिन की ओर अग्रसर होना होता है। इस विधि में अध्यापक बच्चों को किसी भी अक्षर को खंडों में विभक्त कर उनकी तिरछी, सीधी, आड़ी रेखाओं अथवा अर्धवृत्ताकार आदि से अक्षरों को बनाना सिखाता है। क्या है, एक कोई भी पाठ्य वस्तु है, मान लो अक्षर है, क है, क को भी आगे का जो गोलाकार है उसको अलग कर देंगे, फिर उसको जो खड़ी पाई है उसको अलग करेंगे, जो पीछे का जो गोलाकार अर्ध गोलाकार है उसको अलग करेंगे। तो इस तरह से खंडों विभाजित करके लिखना सिखाएंगे। ये सब वर्क बुक में मौजूद है, जो आजकल पाठशाला में वर्क बुक आते हैं उसमें मौजूद है। अध्यापक सिर्फ उसको अभ्यास कराएं, बच्चों को अभ्यास कराएं और लिखना सिखाएं। चित्र विधि। इस विधि में वर्ण से जुड़ी हुई किसी वस्तु का चित्र बनाया जाता है, जैसे क के लिए कलम, ख के लिए खरगोश आदि। यह विधि सर्वाधिक लोकप्रिय मानी गई है। बच्चों को प्राय इसी विधि द्वारा वर्णों को सिखाना या वर्णों को लिखना पढ़ना सिखाया जाता है।
और इस विधि से प्राइमरी के बच्चों को अच्छे से सिखाया जा सकता है और बच्चे इसमें अच्छे से रुचि भी लेते हैं। लेखन संबंधी सावधानियां। शब्दों को कठिनाई के क्रम में लिखना सिखाना चाहिए, यानी कि बच्चों को जो मुश्किल अक्षर है उसको पहले सिखाना चाहिए और कठिन अक्षर है उसको बाद में। वाक्य, शब्द और अक्षर के स्वरूप पहचानने की सुविधा पूरी तरह मिलनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि अध्यापक बच्चों को शब्द और अक्षर के स्वरूप पहले अच्छे से पहचानने के लिए अभ्यास कराएं, फिर उसके बाद जाके उनको शब्द और अक्षर लिखने की सुविधा दी जाए। बड़े बड़े अक्षरों से लिखना शुरू कर धीरे धीरे अक्षरों का आकार छोटा करना चाहिए। पहले बड़े बड़े अक्षर सिखाना चाहिए, जैसे क लिख दिया बड़ा सा, या फिर उसको फिर लिखना सिखा दिया। धीरे धीरे बच्चों को वाक्य बनाने हेतु अक्षर को छोटे करेंगे। जब तक अक्षर छोटे नहीं करेंगे तो वाक्य नहीं लिख पाएगा बच्चा। बड़े बड़े अक्षरों से अक्षर नहीं बनाए जाते, कापी में वो समाहित नहीं होते। इसलिए पहले बड़े अक्षर सिखाएं, उन्हीं बड़े अक्षरों को बाद में छोटा करके सिखाएं। आरंभ में लिखने के लिए अधिक समय दिया जाए। जब शुरू में बच्चों को सिखाते हैं, बिल्कुल शुरुआत हो रही है बच्चे की लेखन कौशल, तो उस वक्त जो है समय ज़्यादा देना चाहिए। बच्चों को एक दिन में एक ही वर्ण या एक ही अक्षर सिखाना चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से सीख पाए। व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना चाहिए। हम ये सब हम जानते हैं, जैसे कि हमें मालूम है बच्चों की, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। किसी की क्या है आंखों में प्रॉब्लम होती है, किसी के हाथ में प्रॉब्लम होती है, किसी की मानसिक स्तर थोड़ा सा कमजोर होता है। तो धीरे धीरे जो व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए क्या है बच्चे को लेखन सिखाना चाहिए। लिखने की गति धीरे धीरे बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। लिखने की गति धीरे धीरे बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से आप 4 वर्ण एक दिन में सिखा दिया, अब तो इस तरह से बच्चा सीखेगा नहीं। तो एक दिन में एक ही वर्ण या एक ही अक्षर सिखाया जाए ताकि बच्चा उसको अच्छे से सीखे और भूले ना। तो जब लेखन क्रिया सिखाना है या लेखन सिखाना है बच्चों को, तो 1 महीना भी कम है उनके लिए। तो धीरे धीरे अक्षरों की संख्या बढ़ाई जाए, एकदम से बहुत सारे अक्षर नहीं सिखा लें। लेखन कौशल के गुण। लेखन सुंदर, स्पष्ट एवं सुडौल होना चाहिए। जितना ही सुंदर लेखन होगा उतना ही व्यक्ति का व्यक्तित्व भी झलकता है। कहने का तात्पर्य है कि जब बच्चा लिखता है तो उसका क्या है, लेख बिल्कुल सुंदर होना चाहिए, सीधी रेखाएं होनी चाहिए। जैसे किताब में लिखा है, जैसे उसके पाठ्य पुस्तक में लिखा है, हूबहू वैसे ही सुंदर, स्पष्ट और सुडौल होने चाहिए। ये सब तब होंगे जब अध्यापक अच्छे से बच्चे को अभ्यास कराएगा। उसमें प्रभावशीलता एवं क्रमबद्धता होनी चाहिए। जो भी अक्षर है, जो भी वाक्य है, उसमें एक प्रभावशीलता होनी चाहिए और एक के बाद एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अक्षर सिखा रहे हैं, क सिखा रहे हैं, उसके बाद सीधे ही प सिखा दिया, है ना, ग सिखा दिया, उसके बाद सीधे ही र सिखा दिया। एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। क के बाद ख है, ख के बाद घ है, घ के बाद घ है। तो इस तरह से क्रमबद्धता से एक के बाद एक ऐसा करके बच्चों को अभ्यास कराना है और बच्चे सीख जाएंगे इस तरह से। विषय सामग्री उपयुक्त अनुच्छेदों में विभाजित हो। जो विषय सामग्री है वो छोटे छोटे अनुच्छेदों में विभाजित हो, पृथक हो, छोटे छोटे खंडों में उसको क्या है विभाजित करना है। एक साथ बड़ा सा विषय सामग्री दे करके बच्चों को मुश्किल में नहीं डालना है। कहने का तात्पर्य बच्चों को सिखाने के लिए उचित अनुच्छेद देने होंगे। भाषा व्याकरण समस्त हो। इसका भाषा कैसे है, समस्त व्याकरण पर आधारित हो। भाषा ऐसा नहीं है कि व्याकरण से बाहर जाना है आपने। तो जो भी लेखन सामग्री या लेखन प्रक्रिया आपने करवानी है, बच्चों को अभ्यास कराना है, वो व्याकरण के नियमों के अनुरूप ही हो। अभिव्यक्ति संक्षिप्त, स्पष्ट तथा प्रभावशाली हो। जो भी आप मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं वो संक्षिप्त होना चाहिए, छोटी होनी चाहिए, बहुत लंबी चौड़ी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भाई बच्चे उसमें सो जाए या बच्चे उकता जाए या फिर बच्चे अरुचि महसूस करें। और वो जो अभिव्यक्ति आप स्पष्ट और संक्षिप्त
रूप से बच्चों के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करें। लेखन के दोष, अनुस्वार और अनुनासिका की समस्या। लेखन के दोष में अनुस्वार और अनुनासिका की समस्या सबसे ज्यादा होती है। बच्चे ना तो क्या है विसर्गों का मतलब प्रयोग करते हैं, ना ही जो अंक की मात्रा होती है उसको अनुसार कहते हैं और अनुनासिक कहते हैं, है ना। अनुसार और अनुनासिक मिलकर के आयोगवा बनाते हैं। तो कहने का मतलब बच्चे है लिख रहे हैं कि है लिख रहे हैं, कौशलो लिख रहे हैं कि कौशलों लिख रहे हैं, है ना। तो एक वचन बहुवचन का पता तभी लगता है जब अनुस्वार और अनुनासिका का जो है सही से क्या है इसका सही से इनके नियमों का सही से क्या है सिखाया जाए, सही से इसका प्रदान किया जाए। रेफ तथा रकार की समस्या। रेफ एंड रकार की समस्या। विद्यार्थियों को रेफ या रकार की मात्रा का सही ज्ञान नहीं होता। भाषा शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को रेफ या रकार की मात्राओं का समुचित ज्ञान दे, परंतु सही जानकारी न मिलने के कारण विद्यार्थी कर्म और कर्म र संबंधी, मैंने पहले भी कहा था कि 5 प्रकार के र होते हैं। तो रेफ और रकार में जो क संबंध र के जो र कितने प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं ये किसी को मालूम नहीं होता। अध्यापक को अच्छे से ये चीजें बच्चों को बतानी है, तब जाके बच्चे इससे संबंधित त्रुटियां नहीं करेंगे। मात्रा संबंधी समस्या है। छोटे बच्चों को आरंभ से ही मात्राओं का सही ज्ञान दिया जाना चाहिए। वे प्राय ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ और दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व मात्रा लगा देते हैं, जिससे कि वो अशुद्धि हो जाती है। क्या है वो जो शब्द है अशुद्ध हो जाता है। जैसे परंतु में बड़ी मात्रा लगा देते हैं कई लोग, छोटे जबकि छोटी मात्रा थे, है ना। कभी ई संबंधी, तो यानी कि जो स्वर जो है हमारी मात्राएं हैं, तो स्वर संबंधी त्रुटियां बच्चे करते हैं। इसका जो समुचित ज्ञान हमें बच्चों को देना होगा ताकि बच्चे अशुद्धियां ना करें। अगला है शिरोरेखा संबंधी। शिरोरेखा का सही प्रयोग न होने के कारण बच्चे प्राय ग और घ और ध और ध और भ। शिरोरेखा इसमें अगर ढंग से नहीं लगाया जाए, पूरा ही अगर ग और ध में पूरा ही ऊपर से शिरोरेखा बंद कर दिया जाए तो द नहीं है, वो दोनों घ है, घ गड़ी, ठीक है। और कश एक भ, जैसे भवन, है ना। तो भवन में आप आगे से पीछे तक पूरे ही शिरोरेखा लगाएंगे, तो अगर अगर प्रारंभ में है तब तो उसकी समस्या चलो नहीं है उतनी, वैसे तो है, पर बीच में अगर भ आ जाए और उसकी शिरोरेखा पूरी लग जाए तो वो क्या है, गलत है। दूसरा है संयुक्त वर्ण की समस्या। संयुक्त वर्ण की समस्या, विद्यार्थियों में संयुक्त वर्ण संबंधी दोष देखे जा सकते हैं। कश और कश, त्र और त्र आदि लिखना सामान्य सी बात है, पर बच्चे को ये मालूम नहीं है कि ये संयुक्त कैसे है। इसमें 2 वर्ण मिल के बने हैं, दो वर्णों के मेल से बने हैं। ये सब क्या है, अध्यापक को ही बताना है। अगला है कश और छ की समस्या। कुछ बच्चे कश को छ लिखकर अशुद्धियां करते हैं, जैसे क्षमा और क्षमा, क्षमा और क्षमा, ठीक है। परीक्षा को परीक्षा लिख देते हैं, परीक्षा नहीं लिखते हैं, परीक्षा लिख देते हैं। लक्ष्मण को लक्ष्मण लिख देते हैं। क्षेम को क्षेम लिख देते हैं, क्षेम लिख देते हैं। ये सब जो है कश और छ संबंधी समस्याएं हैं। हरियाणा में ये समस्या ज्यादा है। हरियाणा में जैसे हमारे रामदेव जी भी क्षमा बोलते हैं, तो क्षेत्र बोलते हैं, क्षेत्र। तो इस तरह से कई सारी जो अशुद्धियां आ जाती हैं। ये सब अध्यापक को बच्चे को अच्छे से अभ्यास कराकर समझाना है। मिश्रित व्यंजनों की समस्या। मिश्रित व्यंजन, कभी कभी विद्यार्थी मिश्रित व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन लिखते समय भी अशुद्धि करते हैं। जैसे विद्यालय को विद्यालय लिखते हैं, चिन्ह को चिन्ह लिखते हैं, ब्राह्मण को ब्रह्मा लिखते हैं। तो ये जो है मिश्रित व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में फर्क नहीं समझते। तो ये भी फर्क जो भी है, जो भी इसमें थोड़े से जो भिन्नता है, वो अध्यापक को समझाकर बच्चों को अच्छे से बताना है। अगला है अल्पप्राण और महाप्राण संबंधी त्रुटियां।
भाषा शिक्षक छोटे बच्चों को अल्पप्राण और महाप्राण वर्णों के अंतर को स्पष्ट नहीं करते, जिससे बच्चे अल्पप्राण के स्थान पर महाप्राण और महाप्राण के स्थान पर अल्पप्राण का प्रयोग कर बहुत सारी त्रुटियां करते हैं। जैसे गड़ा को गड़ा लिखेंगे, गड़ी ने लिख के गमला वाला लगा देंगे। इस तरह से बहुत सारी अशुद्धियां करते हैं बच्चे। तो इसी के साथ व और ब संबंधी अशुद्धियां, जैसे वसंत को बसंत बोल देते हैं, है ना। विनोद को बनोद बोल देते हैं, है ना। तो बकरी को वकरी बोल देते हैं, वर्ष को बरस बोल देते हैं, वर्ष बोलते देते। ये बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है। उसके बाद लेखन कौशल को दूर करने के उपाय, ठीक है। लिपि का समुचित ज्ञान। लेखन कौशल के दोषों को दूर करने के उपाय में सबसे पहले क्या उपाय करना है? लिपि का समुचित ज्ञान एक अध्यापक को होनी चाहिए। जब अध्यापक अच्छे से लिपि का समुचित ज्ञान बच्चों को कराएगा तो लेखन संबंधी अशुद्धियां बच्चा कभी नहीं कर पाएगा। 12 खड़ी का अभ्यास, 12 खड़ी का एक पूरा चार्ट मिलता है, उसको ले जाएं और कक्ष में उसको एक दीवार पर चिपकाएं। बच्चों को मौखिक रूप से अभ्यास दें, पहले मौखिक रूप से अभ्यास देने के बाद लिखित रूप से उसका अभ्यास, समुचित अभ्यास कराएं। 12 खड़ी का अभ्यास लेखन कौशल में सबसे उपयुक्त माना जाता है। व्याकरण का समुचित ज्ञान, व्याकरण संबंधी सभी समुचित ज्ञान देना है। कहाँ सर्वनाम संज्ञा की जगह पर सर्वनाम लगा है, कहाँ विशेषण है, कहाँ पर क्या है पर्यायवाची शब्द प्रयोग करना है, कहाँ पर समास है, कहाँ पर संधि है ना। तो लोकोक्तियाँ हैं, बहुत सारे व्याकरण के बहुत सारे विधाएं हैं, उसको बच्चे को अच्छे से समझाना है। वाचन का अभ्यास, सबसे पहले बच्चों को पढ़ना सिखाना चाहिए, वाचन करना सीखना चाहिए, जोर जोर से वाचन करना सिखाना चाहिए। जब वाचन का अभ्यास करेगा तो बच्चा, जैसे कहने का मतलब है, वाचन का अभ्यास कराने से तात्पर्य ये है कि हिंदी एक ऐसी विधा है या हिंदी शिक्षण या हिंदी एक ऐसी भाषा है, उसको जिस तरह से हम उच्चारित करते हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं, उसी तरह से हम उसको लिखते भी हैं। इसलिए जो हमारा वाचन जो है शुद्ध होना चाहिए। लिखित कार्य का संशोधन, जो लिखा हुआ कार्य है, बच्चा जब लिखता है, लिखने के बाद जब गलतियां करता है, उसका संशोधन अध्यापक को करके उसको सुधारना चाहिए। अशुद्धियों को सुधार करके बच्चों को बताना चाहिए कि तुमने ये त्रुटियां की है और ये त्रुटियों को बार बार लिखो, ताकि बच्चा उस गलती को दोबारा से ना करे। तीव्र गति से लिखने का अभ्यास, तीव्र जल्दी जल्दी लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। पर ऐसा नहीं कि अब प्राथमिक स्तर पर बच्चा धीरे धीरे लिख रहा है, पहले उसको काफी समय दिया तो उस तरह से रफ्तार उसके धीरे धीरे बने रहे, ऐसा नहीं है। आगे जाकर बच्चा मात खाएगा, इसलिए बच्चे को अभ्यास के साथ साथ धीरे धीरे से लिखने के जो अभ्यास है उसके साथ साथ अब जल्दी जल्दी लिखने के लिए, जैसे कक्ष में कुछ ऐसे छोटे छोटे लघु परीक्षा लेना चाहिए अध्यापक को, ताकि बच्चे को समय में बांधना चाहिए कि इतने समय में तुमने ये इन प्रश्नों के उत्तर लिख करके मुझे दे दो, तो बच्चा क्या है, जल्दी जल्दी लिखना सीख जाएगा। शब्दकोश के प्रयोग पर बल, क्या है, बच्चे को शब्दकोश का प्रयोग पर बल देना चाहिए। शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का प्रयोग, शुद्ध उच्चारण होगा तो लेखन भी क्या है, स्वाभाविक है कि शुद्ध ही होगा। कहने का तात्पर्य है कि हिंदी भाषा अगर हम जिस तरह से शुद्ध उच्चारण करेंगे हिंदी भाषा को, उसी तरह से बच्चा लिख भी पाएगा। सामान्य त्रुटियों का सामूहिक स्पष्टीकरण, जो सामान्य त्रुटियां होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं, उसको सामूहिक रूप से स्पष्टीकरण करना चाहिए। बच्चों को बोलना चाहिए कि इसमें ये छोटी सी गलती होगी है, इसको ये इसकी गलती को यहाँ पर ये सारी इकट्ठी करके बताना चाहिए कि इसकी मात्रा यहाँ लिखनी थी, इसकी मात्रा यहाँ लिखनी थी। ये जो सामान्य सी त्रुटियाँ आपने की हैं अगली बार नहीं होनी चाहिए, और इस करके अध्यापक जो उसको अभ्यास के लिए और भी सारी जो त्रुटियाँ हैं उनको बार बार लिखने के लिए कह सकता है। लेखन कौशल के सोपान, लेखन कौशल के सोपानों में सबसे पहले आता है अनुलेख। अनुलेख का अर्थ है किसी विषय के संबंध में सर्वप्रथम मोटे और सुंदर अक्षरों को लिखना, उसके पश्चात अन्य पंक्तियों को जोड़ना।
एक अनुलेख के अंतर्गत अध्यापक तख्ती या कापी पर कुछ शब्द लिखता है, बच्चे उसका अनुकरण करते हुए वैसे ही ज्यों का त्यों लिखने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए छपी हुई कापियों का प्रयोग भी किया जाता है। कापी के प्रत्येक पृष्ठ पर एक पंक्ति में कुछ शब्द लिखे होते हैं, उसी का अनुकरण करते हुए विद्यार्थी शेष पृष्ठों पर लिखते हैं और इसमें क्या है, इसी प्रकार अनुलिपि की कापी की जाती है, अनुलिपि की कापी की जाती है या कॉपी की जाती है और ये बच्चे क्या है, सुडोल और सुंदर रूप से लिखना भी सीख जाते हैं। इसमें बच्चे का सुलेख भी अच्छे से बन जाता है। अनुलेख संबंधी कुछ बातें हैं। अनुलेख के अंतर्गत छात्रों को लेख सुधारने का अवसर मिलता है, ठीक है। और शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को प्रतिदिन अनुलेख का अभ्यास कराए। प्रतिदिन के अभ्यास में छात्रों के लेखन में काफी सुधार आ जाएगा। अगला है श्रुतलेख। श्रुतलेख का अर्थ है सुना हुआ। जिस विषय अथवा वाक्यों को हम अपने कानों के द्वारा सुनते हैं उसे श्रुतलेख कहा जाता है। इस प्रकार श्रुतलेख का अर्थ है सुना हुआ लेख। इस विधि के अंतर्गत बच्चे सुनकर लिखते हैं। इसमें अध्यापक बोलता है और विद्यार्थी सुनकर लिखते हैं, लेकिन इस विधि का प्रयोग अनुलिपि और प्रतिलिपि के बाद किया जाता है। इसमें यह मान लिया जाता है कि बच्चों को शब्दों तथा वाक्यों में लिखने का अभ्यास हो जाता है। उसके बाद है सुलेख। सुलेख का ऐसा होता है, प्रारंभिक स्तर से ही भाषा शिक्षक को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि विद्यार्थी में श्रुतलेख की योग्यता का विकास हो। इसके लिए सुलेख पुस्तकों की सहायता से भी ली जा सकती है। कहने का मतलब ये है, जो पाठ्य वस्तु होता है, जो बच्चों के पाठ होते हैं, उसमें से बच्चों को कुछ पंक्तियां दी जाती है ताकि बच्चे उसको देख करके अच्छे से सुंदर लेख बनाते हुए और वैसा का वैसे ही लिखने की ज्यों का त्यों, जैसे पुस्तक में है ज्यों का त्यों लिखने की चेष्टा करते हुए लेखन अभ्यास को अंजाम देते हैं। अगला है श्यामपट्ट लेखन। श्यामपट्ट लेखन हिंदी भाषा के अनुदेशन में श्यामपट्ट लेखन का विशेष महत्व है। श्यामपट्ट द्वारा ही वर्णों की पहचान कराई जाती है। हिंदी वर्तनी का ज्ञान कराने के लिए श्यामपट्ट पर शब्द लिखे जाते हैं। पाठ्य पुस्तक का पाठ पढ़ाते समय भी वह शब्दों के अर्थ श्यामपट्ट पर ही लिखता है। इसी प्रकार पाठ का सारांश तथा रचना कार्य के लिए भी श्यामपट्ट की सहायता ली जा सकती है। लेखन कौशल के लिए श्यामपट्ट विद्यार्थियों का दूसरा भाषा शिक्षक होता है। यानी कि लेखन कौशल के लिए विद्यार्थियों के लिए श्यामपट्ट दूसरा भाषा शिक्षक होता है और भाषा शिक्षक का वह मित्र है। कौन? श्यामपट्ट। श्यामपट्ट लेखन के बिना शिक्षण कक्ष या कक्षा कक्ष अधूरा है। लगभग प्रत्येक शिक्षक इसका प्रयोग करता है और बच्चों को इसके माध्यम से सिखाता है, अधिगम कराता है। लिखने से पूर्व श्यामपट्ट को ठीक से साफ कर लेना चाहिए। कुछ इसकी सावधानियां हैं श्यामपट्ट कौशल की। लिखने से पूर्व श्यामपट्ट को ठीक से साफ कर लेना चाहिए तथा हाथ को दबाकर लिखना चाहिए, तभी लिखे हुए वर्ण उभर कर आएंगे और उभर कर जब वर्ण आएंगे तो बच्चों को अच्छे से दिख जाएगा और बच्चे अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखने में कोई त्रुटि नहीं करेंगे। अध्यापक को दाईं ओर से बाईं ओर लिखना चाहिए। पूरा चाक बोर्ड बच्चों को नजर आना चाहिए, यानी कि ब्लैक बोर्ड जो है या श्यामपट्ट जो है बच्चों को दिखना चाहिए। ठीक है। लिखते समय शिक्षक को मौखिक रूप से बोलना भी चाहिए। लिखते लिखते शिक्षक को बोलते हुए लिखना चाहिए। जैसे लिख रहे हैं कि लेखन कौशल लिख रहे हैं या फिर श्यामपट्ट कौशल लिख रहे हैं तो मुंह से बोलते हुए लिखना चाहिए। शिक्षक को श्यामपट्ट पर सीधी पंक्ति में अक्षर अथवा शब्द लिखने चाहिए। ऐसे नहीं कि पंक्ति आपकी नीचे से शुरू किया और ऊपर कोने में पहुंच गई, बिल्कुल सीधी रेखा में। और कैसे होना चाहिए? अक्षर अथवा शब्द लिखने चाहिए। शब्द और अक्षर के स्पष्ट होने चाहिए। उसमें ऐसा ना लगे कि बच्चों को पता न चले कि क्या लिखा हुआ है। कहने का मतलब लेख जो है सुंदर, सुडोल और स्पष्ट होने चाहिए। लिखी गई जिस सामग्री का प्रयोग हो जाए उसे तत्काल ही मिटा लेना चाहिए। इससे अगली सामग्री को लिखने में सुविधा होगी।
अगला है ध्यान रहे श्यामपट्ट पर शुद्ध वर्तनी ही लिखी जाए, अशुद्ध वर्तनी नहीं लिखना है, शुद्ध वर्तनी लिखी जाए, क्योंकि बच्चे आपका अनुकरण कर रहे होते हैं। ध्यान रखना चाहिए ये सब अध्यापक को कि बच्चे आपको अनुकरण करते हैं, आपका अनुकरण करते हैं। जैसे आप लिखेंगे बच्चे वैसे लिखेंगे, जैसे आप पढ़ेंगे बच्चे वैसे पढ़ेंगे। शिक्षक को चाहिए कि वह कभी कभी विद्यार्थियों को भी श्यामपट्ट पर लिखने का अवसर प्रदान करे। इससे एक तो छात्र सहभागिता का उद्देश्य पूर्ण होगा और दूसरा छात्र कक्षा में सावधान होकर बैठेंगे। क्योंकि पता है कि अगर थोड़े से ध्यान केंद्रित नहीं करके बैठे या बच्चा अरुचि लेने लग जाए तो उस बच्चे को श्यामपट्ट के पास बुला करके लिखने के लिए कह देना चाहिए, ताकि बच्चे कक्ष में जो भी अध्यापक द्वारा पढ़ाया जा रहा जो भी पाठ्य वस्तु है उसको ध्यानपूर्वक सुने। कालांश समाप्त होते ही श्यामपट्ट को पुनः साफ कर देना चाहिए। ये हो गए लेखन कौशल के सोपान। लेखन कौशल के उद्देश्य। छात्र सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त कर सकेगा। जब छात्र जब वो सोचता है और निरीक्षण करने के बाद अपने भावों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करता है। मान लो आपने किसी छात्र से प्रश्न पूछ लिए और उसने थोड़ा सा सोचा, थोड़ा सा मनन किया, चिंतन किया, उसके बाद वो अपने भावों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त कर सकेगा। छात्र सुपाठ्य लेख लिख सकेगा। जो छात्रों को सुपाठ्य लगेगा उस लेख को वो बड़े रुचि के साथ लिख सकेगा। शब्दों की शुद्ध वर्तनी सीख सकेगा। लेखन कौशल से ही शब्दों की शुद्ध वर्तनी को बच्चे अच्छी तरह से सीख जाएंगे और वर्तनीगत अशुद्धियां कम करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास होने पर वो वर्तनीगत अशुद्धियां बिल्कुल नहीं करेंगे। छात्र ध्वनि समूहों, शब्द, सुक्तियों, मुहावरों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। लेखन कौशल के द्वारा ये सारी चीजें संभव है। विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग कर सकेंगे। बार बार बच्चा जब लेखन अभ्यास में संलिप्त रहता है, बार बार लेखन अभ्यास करता है, तो विराम चिन्ह, कहाँ विराम चिन्ह लगने हैं, कहाँ अर्ध विराम, कहाँ पूर्ण विराम, कहाँ लाघव चिन्ह, कहाँ उद्धरण चिन्ह, ये सब बच्चों को पता लग जाएगा। और विराम चिन्हों का सही प्रयोग करने से ही उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। उसको पता लग जाएगा कि विराम चिन्ह के प्रयोग से हमारे मेरा जो लिखा हुआ जो लिखित वस्तु है वो बिल्कुल सही पाई जाएगी। अनुलेख, अतिलेख तथा शुद्धलेख लिख सकेगा। व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। कहने का मतलब व्याकरण के समस्त होना था। व्याकरण के समस्त भाषाओं का प्रयोग करना सीख जाएगा। जैसे समस्त भाषाएं हैं, संज्ञा में कौन से संज्ञा कैसे है, बना भाववाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, उसकी अलग अलग शब्द होते हैं। इस तरह से अलग अलग शब्द ही भाषा बनते हैं। बाद में एक शब्द कोश बन जाता है, एक शब्द का भंडार बन जाता है। ये सब व्याकरण के अच्छे ज्ञान से, संपूर्ण ज्ञान से बच्चा सीख जाएगा। वो वाक्यों में शब्दों, वाक्यांशों तथा उपवाक्यों का क्रमिक एवं अर्थानुकूल प्रयोग कर सकता है, कर पाएगा। यानी कि वाक्यों, जैसे उसके पास वाक्य है, जैसे मान लो राम ने खाना खाया, वाक्यांश मतलब अनेक वाक्यों के लिए एक वाक्य। ये व्याकरण के संबंधित बातें सारी। कहने का तात्पर्य है कि व्याकरण का समस्त उसको ज्ञान हुआ तो ये वाक्यों, शब्दों, उपवाक्यों, इन सबको अर्थ के साथ दूसरे के सम्मुख प्रकट कर सकता है। विभिन्न रचना वाले वाक्यों का शुद्ध गठन करेगा। जैसे विभिन्न रचनाएं, मान लो व्याकरण को लीजिए, उसमें पर्यायवाची है, अनेकार्थक शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, संज्ञा शब्द है, विशेषण शब्द है। ये सब आप सबको मिला करके आप बच्चे को दे दें और बच्चों को बोले कि ये इनको अलग अलग कीजिए, इसमें संज्ञा कौन सा है ना, क्या कहते पर्यायवाची कौन सा है, वाक्यांशों के लिए शब्द कौन से हैं, उनको गठन करने में शुद्ध रूप से गठन करने में बच्चा सक्षम होगा। ये सब तब होगा जब उसको व्याकरण का समस्त ज्ञान होगा। धन्यवाद। हमारी लेखन कौशल आज यहीं पर समाप्त हो।